नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम स्पेशल में। इंसान जिंदगी जीता है, लेकिन उसकी जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो मजबूरी के चलते उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत सी होने लगती है, और यही नफरत के पल उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं, जिसके चलते वो इंसानी जिंदगी छोड़ एक तवायफ की जिंदगी जीता है। इसकी परिभाषा हम नहीं समझाएंगे, बल्कि कुछ ऐसी दास्तान आपके सामने बयां करेंगे जिससे इसकी परिभाषा आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। तो एक बार फिर हाजिर हूं मैं सुमित गुप्ता अपनी पूरी क्राइम टीम के साथ लेकर। ये बाजार है। कानून और पुलिस का लोगों में कितना खौफ है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद भी लोग देह व्यापार के गोरख धंधे में जुट जाते हैं और सोशल साइट के जरिए महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। देहरादून पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले एक ऐसे ही बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। वक्त और हालातों के आगे बेबस इंसान जब जुल्म की जंजीरों से आजाद होने की बात करता है, तो अक्सर जालिम इंसान अपने जुर्म से उसे गुलाम बनाने की जद्दोजहद में जुट जाता है। जाहिर है, वक्त का मरहम तमाम जख्मों को भर देता है, लेकिन कुछ जख्मों के घाव ऐसे होते हैं जिनका दर्द जिंदगी भर महसूस होता रहता है। वो इंसान के जज्बातों को बार बार बाहर ला देता है और चाहकर भी हम उसको नहीं भर पाते। फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट का दखल लोगों के निजी जीवन में बढ़ा है। इसके चलते लगातार बढ़ रहे अपराधों के कारण पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसकी एक नई तहकीकात में इस बात का खुलासा होता है कि सोशल मीडिया के जरिए क्राइम और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। तो मोबाइल और ऑनलाइन के माध्यम से बुकिंग करके लोग ये काम कर रहे थे, और इसमें 2 गाड़ियां भी हमें बरामद हुई हैं जिनके माध्यम से लोग ये व्यापार कर रहे थे। और इसमें आगे भी जानकारी की जा रही है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके विषय में जानकारी करके जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लड़कियां जो है कहाँ से बुलाई गई? ये अलग अलग जगह से यहाँ पर आई हुई हैं और ये इनकी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। फेसबुक जैसी सोशल साइट का इस्तेमाल अक्सर महिलाओं और लड़कियों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। ये प्रचलन दुनिया भर में सक्रिय है। जिस्म फरोशी का जो धंधा देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना इलाके में चल रहा था, उसकी शिकार लड़कियां भी कुछ ऐसा ही दंश झेल रही थी। ये सेक्स रैकेट प्रकृति विहार में चल रहा था। क्लेमेंट टाउन थाना प्रभारी को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक विंग कमांडर के मकान में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। जो गाड़ियां मिली हैं उन्हें भी सीज किया गया है, और साथ में जो भी तथ्य प्रकाश में अन्य भी आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जब पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। घर के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने जब इस मकान पर रेड डाली तो वहां 6 लड़कियां और 4 लड़के मौजूद थे। इस दौरान पुलिस को देखकर 2 लड़के भाग निकले। पकड़ी गई लड़कियां दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अंबाला की रहने वाली हैं। वहीं गैंग का मास्टरमाइंड सहारनपुर का बताया जा रहा है। पुलिस पूछताछ में पता लगा है कि गिरोह फेसबुक के जरिए कस्टमर्स की तलाश करता था। डील तय होने के बाद लड़कियों को कस्टमर के पास ड्रॉप करता था। इस गैंगरेप में 2 कार चालक भी शामिल हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे प्रकरण में हैरान करने वाली बात यह है कि जिस मकान को जिस्म फरोशी के धंधे में इस्तेमाल किया जा रहा था, वो दिल्ली में तैनात एक विंग कमांडर का घर है। देहरादून से इंडिया क्राइम के लिए अविनाश पाल की रिपोर्ट। अब हम आपको लेकर चलते हैं विंग कमांडर के उसी घर में जहां चल रहा था ये सेक्स रैकेट। पौष इलाका प्रगति विहार में यही वो मकान है रिटायर्ड कर्नल का,
जिस मकान में सेक्स रैकेट का घिनौना धंधा चल रहा था। बताया जा रहा है कि जो इसमें लड़कियां शामिल थी वो बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब, कैलकाटा से बुलाई जाती थी। देहरादून से अवनीश पाल, इंडिया क्राइम। वेश्यावृत्ति दुनिया के सबसे पुराने धंधों में से एक है। शायद ही इस दुनिया की ऐसी कोई जगह हो जहां जिस्म फरोशी नहीं होती। कहीं चोरी छिपे, कहीं नाच गाने की आड़ में, तो कहीं खुलेआम। लेकिन दुनिया में महज ऐसे 15 देश हैं जहां इस धंधे को कानूनी मंजूरी मिली हुई है। न्यूजीलैंड। यहां वेश्यावृत्ति को 2003 में कानूनी मंजूरी मिल गई थी। यहां कोठा चलाने के लिए बकायदा जन स्वास्थ्य और रोजगार कानूनों के तहत लाइसेंस जारी किए जाते हैं। यानी यहां वेश्यावृत्ति करने वालों को बाकी संस्थानों के कर्मचारियों की तरह ही सहूलियतें दी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग राज्यों में वेश्यावृत्ति को अलग अलग दर्जा दिया गया है। कहीं यह धंधा गैर कानूनी है, तो कहीं सूबे में बकायदा देह व्यापार के मान्यता प्राप्त अड्डे बनाए गए हैं। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में वेश्यावृत्ति को पूरी तरह कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। यहाँ वेश्याओं का रजिस्ट्रेशन होता है, स्वास्थ्य जांच होती है और वो इसकी कमाई पर टैक्स भी देती है। हाँ, पर यहाँ वेश्यावृत्ति के लिए उम्र कम से कम 19 साल होनी चाहिए। कनाडा। कनाडा में ये धंधा कानूनी तो है, लेकिन पैसे का लेन देन नहीं किया जा सकता। पैसे के बदले जिस्म बेचने को यहाँ 2014 में गैर कानूनी बना दिया गया था। डेनमार्क। डेनमार्क में वेश्यावृत्ति पूरी तरह कानूनन है। यहाँ तो जरूरतमंद वेश्याओं की मदद के लिए सरकारी योजनाएं भी हैं। फ्रांस। यहाँ वेश्यावृत्ति कानूनन सही है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर ग्राहकों को फुसलाना, रिझाना गैर कानूनी दायरे में आता है। यहाँ दलाली पर भी रोक नहीं है, लेकिन 1946 के बाद कोठे बंद कर दिए गए थे। जर्मनी। जर्मनी में 1927 में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दी गई थी। यही नहीं, यहाँ तो सेक्स वर्कर्स के अड्डे सरकार भी चलाती है। यहाँ सेक्स वर्कर्स का स्वास्थ्य बीमा होता है, वो टैक्स देती हैं, और इतना ही नहीं, उन्हें पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा भी दी जाती है। अब आपके जहन में एक सवाल उठना लाजमी है, वो ये कि नाम वाले इंसान इन बदनाम गलियों में आते ही क्यों हैं? क्यों उन्हें इस काल कोठरी का अंधेरा पसंद है? सिर्फ इसलिए कि वो यहां अपनी भूख मिटाते हैं, या फिर इसलिए कि उनके दिल और दिमाग में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं? जब मैं 8 साल की थी, मेरे स्टेप फादर ने मेरे साथ 3 बार रेप किया। 12 साल की थी, मेरी शादी करा दी है, और मैं उस दिन से मुझे लगा कि मेरी लाइफ बन गई है। अब्यूज करते रहे, क्लास में रेप कर दिया, जो भी उनको दिल में था जो कर दिया। जब मैं 11 साल की थी, तब मेरी मम्मी ने सेक्स वर्कर का काम स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पापा बीमार थे और उन्हें दवाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मैं कभी वो चीज़ को रियलिटी मानती नहीं थी, सोचती सेक्स वर्कर की डॉटर हो। मम्मी सेक्स वर्कर थी तो तू भी वही बनेगी, लेकिन मुझे उनको प्रूव करना है कि मम्मी सेक्स वर्कर थी तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी बनूं। सीधा सीधा बोलती हूँ, हाँ मैं सेक्स वर्कर की बेटी हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? खत्म हुआ, मैं भूले से आ गई यहाँ, वरना मुझे भी मालूम नहीं मेरा जहां। खता बड़े करें तो सजा बच्चों की तकदीर में क्यों आती है? ये सवाल आज उस गली का हर बच्चा पूछता है। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना पड़े जो आपकी तकदीर में जबरन मढ़ा गया है, तो जाहिर है आपको अपने आप से शिकायत होगी। अभी जब मैं सोचती हूँ तो कभी कभी मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी मम्मी ने हमारे लिए सिर्फ इतना कदम उठाया। जरा सोचिए, तंग गलियों की खिड़कियों से झांकने वाली उन लड़कियों के बारे में जिन्हें हर नजर घूरती है नोचने के लिए। आसमां में चीले तो जमीन पर इंसान। सेक्स वर्कर भी इंसान होती हैं, वो भी काम करती हैं पेट की आग बुझाने के लिए, जैसे कि हम सभी करते हैं, लेकिन उन्हें वो दर्जा कभी नहीं मिलता जो ऊंचे नाम और शोहरत वाले लोग पाते हैं। तो मेरी माँ का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, और मेरी माँ को दारू पीना बहुत पसंद है। उसको अगर नहीं छोड़ेंगे तो
नहीं जी पाएगी दारू के बिना। देश भर में धंधा करने वाली तमाम सेक्स वर्करों को जलालत झेलनी पड़ती है और उनके बच्चे भी उसी जलालत का शिकार हो जाते हैं। ये उस समय सामने आया जब WTF इंडिया के बैनर तले मैंस डॉटर नाम से साझा किए गए वीडियो में सेक्स वर्कर की बच्चियों ने आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर आप रो देंगे। ये वीडियो क्रांति NGO की मदद से तैयार किया गया था। लीगल होना चाहिए क्योंकि जो छुप के जो बोलते हैं कि धंधे करने वाली या सेक्स वर्कर जो भी है, लेकिन तुम ही तो उनके पास छुप के जाया करते हो, छुपा के मिल के आया करते हो, तब तुम्हारा सामना नहीं आता है ना, इसलिए तुम छुप जाते हो। लेकिन जब उनका उनके हक की बात आती है, उनकी जिंदगी की बात आती है, तो वो बहुत गंदे होते हैं। उनके पास नहीं जाना चाहिए, रेड लाइट एरिया बहुत गंदा है, कमाटीपुरा बहुत गंदा है, वहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, ये सब चीजें आती तो क्यों? कुछ बहुत जल्दी तो कुछ हकीकत के सामने आने के बाद, मगर उनकी पीड़ा को कोई नहीं सुनता। आज हम अपनी खबर में उन सेक्स वर्कर की बच्चियों की दास्तां सुना रहे हैं जो कहती हैं कि क्या उन्हें भी अपनी माँ जैसा होना पड़ेगा। कुछ ऐसी मजबूर और असहाय लड़कियों की कहानी यही है जो गलती से भी इस धंधे में आना नहीं चाहती। देखिए, पहले वो वहाँ के बड़ा ट्रॉमा में थे, बड़ी डरी में अवस्था में थे और उन्हें कहीं अपना भविष्य कहीं नजर नहीं आ रहा था क्या होगा। फिर उन्होंने कई लड़कियां ऐसी थी, बहुत ही जब मिले उनसे वो बड़ा फफक के रोई और उन्होंने अपना जो दिल का दर्द था वो शेयर किया और उन्हें लगा कि आज हम जो अपने माँ बाप के साथ अपनी बात कह सकते हैं। थोड़ा अच्छा भी लगा उनको, मैंने देखा वो, क्योंकि मजबूरी में जो आदमी आता है उस धंधे में तो उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रेड लाइट एरिया में लाई गई ऐसी न जाने कितनी ही लड़कियों की आप बीती इस कहानी से भी कहीं ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये बदनाम जगह अब घर बन चुकी है और अब उन्हें बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इनकी बातों से ऐसा लगता है कि आजादी की दबी कुचली हल्की सी उम्मीद अभी भी इनके मन में कहीं धूल में लिपटी हुई पड़ी है। हमारी सोसाइटी में यूथ है, बच्चे हैं, तो क्यों ना हम बचपन से ही एक सही मायने में बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें, एक सही एज पर उनको इस बारे में बताएं। राइट, स्कूल में बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, किस तरह से उनका एक हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है, सही टाइम क्या है सेक्स में इन्वॉल्व होने का, और जो उस वक्त में टीनेज प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिस दौरान बच्चे सबसे ज़्यादा। अभी कुछ अरसे पहले रेप की बढ़ती घटनाओं के कारण वैश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा देने की मांग ने जोर पकड़ लिया था। ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया ने की थी। उन्होंने कानून के साथ इस धंधे को वैध करने की भी मांग की। वहीं उन्होंने इस कारोबार में शामिल महिलाओं को बाकी महिलाओं के समान दर्जा देने की भी मांग की। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। चलिए, इंडिया क्राइम स्पेशल में यहां वक्त है ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे।